सेक्शन 89, आई बिलीव पेज नंबर 1 से ही इसका जिक्र चलते आ रहा है और आप बड़ा पेशेंटली इसको वेट कर रहे थे कि कब आएगा, और ये लास्ट में आया, ठीक है। और क्लास 1 से ही मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। अब सुन लीजिए है क्या। एरियर्स ऑफ द सैलरी की बात हुई थी जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस, तो आपने बोला विच एवर इज अर्लियर। हाउएवर जैसे मैंने बोला कि अगर ये एरियर्स ऑफ द सैलरी है तो हमने कहा ड्यू बेसिस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, पता नहीं मिलने भी है कि नहीं, हम आपको टैक्स लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट। जिस साल में आपको रिसीव हो गया फिर तो कोई डाउट नहीं है कि इनकम होगी कि नहीं होगी, अब तो इनकम हो चुकी है, उसी साल आपको इसके ऊपर टैक्स देना रहेगा। एग्जाम्पलीफाई मैंने आपको किया था एरियर्स ऑफ द सैलरी का, कि जिसके अंदर हम धरने पर बैठे हैं और हम बोलते हैं कि सर 6 साल से हमारा इंक्रीमेंट नहीं हुआ और हम स्ट्राइक करके बैठ गए, तो वो कहते हैं कि जी बताओ क्या चाहिए, इस साल से आपको इंक्रीमेंट देते हैं। हमने कहा इस साल से नहीं, पिछले 6 सालों का भी इंक्रीमेंट चाहिए, और उन्होंने आपको अप्रूव कर दिया, ठीक है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, आपकी यूनिटी बड़ी अनकरेक्टेबल थी। इन दैट केस उन्होंने कहा चलो दिए आपको, और आपको 16 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर डाल दिए गए, ठीक है। अब भारत सरकार आपको कहती है कि जी 16 लाख पे आप टैक्स दो। करंट ईयर में आपने 10 लाख तो कमाया ही है, उसमें 16 लाख और ऐड कर लो 26 लाख के ऊपर, और ये 16 लाख पे फ्लैट कितना टैक्स लग गया, 30% टैक्स लग गया, और इसमें से 4.5-5 लाख रुपया भारत सरकार ले गई। तो आपने कहा कि सर ये बड़ा आपने गलत किया, ये 16 लाख रुपए इस साल को बिलोंग नहीं करते थे, ये तो 6 सालों की पेमेंट थी, और अगर ये मेरे एम्प्लॉयर ने समझदारी बरतते हुए मुझे 6 सालों में ही दिए होते तो इनके ऊपर इतना टैक्स ना बनता जितना एक्यूमुलेटेड पेमेंट की वजह से अब मेरे को देना पड़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि सर अगर ये 2-2 लाख रुपए हर साल के हैं, तो अगर पहले साल में मेरे को 2 लाख मिलते तो मेरी इनकम थी 7 लाख, 7 लाख में 2 लाख और ऐड कर लेते तो 9 लाख, तो वहां पे ये 20% स्लैब रेट में ही एडजस्ट हो जाता, ठीक है। दूसरे साल में भी ऐसा था कि मेरी इनकम थी 7.5 लाख, और तब अगर 2 लाख और मिल जाते तो ये 20% में एडजस्ट हो जाता, लेकिन अब मुझे कितना देना पड़ रहा है, 30%। तो भारत सरकार कहती है कि हम आपको सेक्शन 89 के अंदर रिलीफ देंगे, ठीक है, हम आपको रिलीफ देंगे। वो कैसे कंप्यूट किया जाएगा, वो कैलकुलेशन काफी टफ है, ठीक है, और बहुत ध्यान से आप करेंगे। और आइए जी अब इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 89 read with rule 21A grants the relief to the assessee who receives salary। सैलरी कौन सी, या फिर तो वो एरियर्स है या फिर वो एडवांस है, या फिर तो वो सैलरी एरियर्स है या फिर एडवांस है, दोनों के अंदर, मतलब वो इस साल को बिलोंग नहीं करती, या फिर तो पिछले सालों की है या आने वाले सालों की है, दोनों में आप 89 कर सकते हैं कि सर आप इसे रिसीट बेसिस पे टैक्स लगा रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। अगर आप ड्यू पे लगाते तो इतना टैक्स ना बनता। पॉइंट नंबर 2, सैलरीज मोर देन 12 मंथ्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। मेरे को लगता है पॉइंट नंबर 1 एंड 2 विल बी आर मोर और लेस द सेम, ठीक है। अगर आपको करंट ईयर में 12 महीने से ज्यादा की सैलरी मिल रही है, क्यों, या फिर तो वो पिछले सालों की आउटस्टैंडिंग थी या फिर आने वाले सालों की आपने एडवांस में ले ली है। प्रॉफिट्स आर इन ल्यू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। जैसे 10C ने बोला था कि आप इसके अंदर 89 मत ले लेना, अगर आपने 89 ले लिया, ठीक है, और फिर हम आपको ये नहीं लेने देंगे, ठीक है। सो इन दैट केस अगर वो 17.3 या 17.3 की जितनी भी पेमेंट है वो सभी सालों की होती है, जैसे ग्रेच्युटी हो गई, जैसे पेंशन आप कम्यूटेड करवा लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आप 89 क्लेम कर सकते हैं। एंड फैमिली पेंशन IOS के अंदर बीइंग पेड इन एरियर्स, IOS का टॉपिक है जी, उसमें भी 89 दोबारा से पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फैमिली पेंशन, मिस्टर ए की डेथ हो गई जी, और उसके बाद उनकी पेंशन बंद हो गई, ठीक है। उनकी स्पाउस फिर जी थोड़े परेशान इधर उधर जा रहे हैं कि सर आपने पेंशन क्यों बंद कर दी। अभी मैं तो अलाइव हूँ एंड आई वॉज डिपेंडेंट अपॉन मिस्टर ए, और मेरी पेंशन चलनी चाहिए, और 2-3 साल लग गए जी, उनकी पेंशन नहीं शुरू हुई। फिर किसी तरह से उनको कोई सही बंदा मिला और उन्होंने उनकी पेंशन लगवा दी, और उनको 3 साल की पेंशन इकट्ठी मिल गई। अब 3 साल की इकट्ठे मिल गई तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो टैक्स बहुत बन गया, ठीक है, और ये अगर मेरे को 3 सालों में मिलती फिर इतना टैक्स ना बनता, बट अब 3 साल की इकट्ठे मिली है तो टैक्स बहुत ज्यादा बन गया। बट ये उनके हाथ में कहाँ पे टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में नहीं बल्कि IOS में। मैंने बताया था पेंशन अगर आपको खुद को मिल रही है तो वो सैलरी हेड में जाती है और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है, बट अगर आपके बाद आपके घर वालों को मिल रही है इन दैट केस इट इज IOS के अंदर वो जाती है। और वो कहता है कि अगर वो एरियर्स की बहुत सारी इकट्ठे मिल गई है इन दैट केस वहां पर भी आप 89 का रिलीफ क्लेम कर सकते हैं,
4 केसेस समझ में आते हैं आपको। नंबर 1 एरियर्स और एडवांस, नंबर 2 वाज मोर और लेस द सेम, जिसमें आपको 12 महीने से ज़्यादा की सैलरी मिल गई है। पॉइंट नंबर सी, अगर आपके 17 सबसेक्शन 3 दैट इज प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी एंड द लास्ट फैमिली पेंशन किसी को सेक्शन 57 आईओएस के अंदर मिली है, बट वो एरियर्स की बहुत सारी इकट्ठे मिल गई है। थर्ड पॉइंट है सर प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, वही पॉइंट्स कवर होंगे ना जो आपने बताए थे सारे, ग्रेच्युटी और सब कुछ होगा सारे ड्यू टू विच द टोटल इनकम इज असेस्ड एट अ रेट हायर देन एट विच इट शुड हैव बीन असेस्ड। कैलकुलेशन ऑफ द रिलीफ, बस ये कैलकुलेशन ही थोड़ी सी ट्रिकी है जी, प्लीज मेरे साथ रहेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे। नंबर 1 वो कहता है कि जी पहले तो आप अपनी टोटल इनकम पे टैक्स बताओ कि बना कितना, ठीक है, पहले आप अपनी टोटल इनकम पे टैक्स बताओ कि आपको ये टैक्स बना कितना। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लूं, ठीक है, जिसके अंदर लेट से मेरी करंट ईयर की इनकम है 10 लाख और 2 लाख रुपए, पहले मैं 16 लाख या कुछ और ऐड कर रहा था अमाउंट, सिर्फ 2 लाख रुपए ऐड ऑन हुए हैं, ये 2 लाख पिछले साल के, ठीक है, और पिछले साल में मेरे को कितने टैक्सेबल इनकम थी 7, ठीक है, और ये 2 लाख पिछले साल के। पहले वो कहता है कि जी ये इस साल मिले हैं क्योंकि ये एरियर्स से आपने बड़े लड़ झगड़ के लिए हैं, सो दैट केस पिछले साल इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। एक और बात, अगर पिछले साल आपने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया था, पिछले साल मैंने 9 लाख पे दिया, फिर तो ये 2 लाख टैक्स फ्री है। आप सेम इनकम पे 2 बार थोड़ी ना टैक्स लगाओगे, पहले आपने ड्यू बेसिस पे लगा दिया और अब आप रिसीट बेसिस पे लगा रहे, नॉट गोना हैपन। बट अगर आप कहते हैं कि सर पिछले साल हमने इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, इस साल रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो सबसे पहले वो कहता है अपनी टोटल इनकम में इंक्लूडिंग द एडिशनल सैलरी, ठीक है, आप अपना पहले बताओ कि टैक्स बना कितना। तो 12 लाख पे हम टैक्स निकाल लेते हैं, तो 10 लाख का तो मैंने आपको याद करवाया हुआ है 1,12,500 और 2 लाख पे 60,000 फ्लैट 30% के हिसाब से, तो ये बना जी 1,72,500। आर वी गुड? प्लस 4% अभी इसके अंदर जोड़ लेंगे। फिर वो कहता है कि जी अब आप अपनी करंट ईयर का ही टैक्स दोबारा से कंप्यूट करो, लेकिन इस एडिशनल सैलरी को एक्सक्लूड कर, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर अब मैं सिर्फ 10 लाख पे कंप्यूट करूंगा क्योंकि ये 2 लाख तो पिछले साल को बिलोंग करती है, क्योंकि पहले ये बोल रहा था इंक्लूडिंग 2 लाख, अब ये क्या बोल रहा है एक्सक्लूडिंग 2 लाख। इन दैट केस अब मैं 10 लाख पे जब अपना टैक्स कंप्यूट कर रहा हूं तो वो बन रहा है 1,12,500। ये बात समझ में आती है, प्लस 4%। तो एक तरह से मुझे इस 2 लाख पे इस साल कितना टैक्स पड़ रहा है, 1,72,500 माइनस 1,12,500, 60,000 रुपए से मेरी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ एडिशनल सैलरी, जो कि इस साल को बिलोंग ही नहीं करती, जो कि पिछले साल या सालों की है। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए पिछले साल को वो टैक्सेबल की है। ये बात आपको समझ में आई? पहले 2 स्टेप आपको समझ में आते हैं। पहले में वो क्या कहता है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग द सैलरी इन एरियर्स, या फिर जो सैलरी के ऊपर बात हो रही थी जो प्रीवियस ईयर की है, और स्टेप नंबर 2 में उसको एक्सक्लूड करके आप करें और फिर डिफरेंस निकालें जी। सो डिफरेंस कितना है 60,000 का, 60,000। तो मैं अगर 60,000 माफ कर दूंगा तो 4% ऑटोमेटिकली माफ हो जाएगा, तो 4% मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा। ये बात समझ में आती है आपको? आइए जी, कंप्यूट द टोटल टैक्स आफ्टर इंक्लूडिंग द एडिशनल सैलरी इन द प्रीवियस ईयर जिसको ये बिलोंग करती थी। हमने कहा कि सर अभी हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है 20-21, लेकिन ये किसको बिलोंग करती है 19-20 को, 19-20 को। और अगर ये 19-20 में टैक्सेबल होती तो इसके ऊपर कितना टैक्स होता, इंक्लूड करके बताओ। तो साथ में मेरे पास इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 7 + 2 9 लाख। 9 लाख पे पहले हम टैक्स कंप्यूट करते हैं। पहले 5 लाख पे 12,500 और 5 लाख के बाद कितनी है 4 लाख। 4 लाख के ऊपर 20%, सो दैट इज 80,000। 80,000 प्लस 12,500 92,500। पहले मैंने 7 लाख में 2 लाख ऐड किया, 9 लाख। 9 लाख पे मेरा कितना टैक्स बन रहा है, ठीक है 92,500, ठीक है जी, क्योंकि 1 लाख और जोड़ दूंगा तो 10 लाख वाला 1,12,500 बन जाएगा, ठीक है। ऊपर दोनों तरह से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। इट इज 92,500। 92,500 कैसे है, फिर से बोल रहा हूं 12,500 और 80,000, ठीक है। 5 लाख तक टैक्स बना 12,500 और 5 लाख के ऊपर कितना टैक्स बना 80,000, दोनों को जोड़ दिया जी 92,500। तो हमने कहा सर स्टेप नंबर 4 की कैलकुलेशन भी हमने कर ली। टैक्स अगर ये पिछले साल में इनकम जोड़ देता तो बनती 92,500।
अब वो कहता है पिछले साल में एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करो तो 7 लाख पे कितना टैक्स बनेगा, 7 लाख में अब 2 लाख मत जोड़ो और पिछले साल के अंदर अब एक्सक्लूड कर लो तो 7 लाख पे आपका कितना टैक्स बनेगा, 5 लाख पे 12,500 और 2 लाख पे 40,000, तो ये बना 52,500 एक्सक्लूड कर रहा हूं, सो दैट इज बिकमिंग 52,500। और वो कहता है कि जी दोनों का डिफरेंस दैट इज 40,000। मैंने कहा कि सर बात क्लियर है, आप करंट ईयर में टैक्स ले रहे हो तो इस 2 लाख पे मेरे को 60,000 देना पड़ रहा है, अगर ये आप पिछले साल में ले लेते तो मेरे को सिर्फ 40,000 इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता। अब वो कहता है कि जी रिलीफ पता है कितना है, 60,000 माइनस 40,000, 20,000 हम आपका रिलीफ कर देंगे। और ये 20,000 कहां से माइनस करना है, दैट इज $1 million क्वेश्चन, 172,500 पॉइंट नंबर 1 में से, पॉइंट नंबर 1 में से ये 20,000 का रिलीफ कहां से आप माइनस करेंगे, पॉइंट नंबर 1 करंट ईयर की इनकम इंक्लूडिंग द सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। तो वो कितने आ रहा था, करंट ईयर में आप में से कितना टैक्स मांग रहे थे, 1,72,500 माइनस 20,000, 1,52,500 प्लस 4% टैक्स मैं आपको दे दूंगा। सारे स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं जी मैं, सारे स्टेप्स फ्रॉम द स्टेप नंबर 1 मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इट इज वर्थ रिपीटिंग एंड वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले वो कहता है कि जी करंट ईयर की इनकम कितनी है, 10 लाख और पिछले सालों की कितनी है, 2 लाख। कहता है दोनों को मिलाकर हम आपसे टैक्स मांग कितना रहे हैं, तो मैंने कहा सर आप मेरे से मांग रहे हैं 1,72,500 और वो कहता है अगर ये 2 लाख पिछले सालों का इस साल में टैक्सेबल ना होता तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनती थी, तो मैंने कहा सर फिर बनती थी 1,12,500। ठीक है, इसका मतलब करंट ईयर में इस 2 लाख पे मैं आपसे 60,000 का टैक्स ले रहा हूं, 1,72,500 और अगर ये 2 लाख ना होते तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती 1,12,500, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 60,000। आपको करंट ईयर में ये 2 लाख रुपए ऐड करने की वजह से कितना और टैक्स देना पड़ा, तो मैंने कहा 60,000। बट अगर वो 2 लाख रुपया मैं इस साल में नहीं बल्कि पिछले साल में ऐड कर देता तो कितना टैक्स बनता, तो 7 + 2 9 लाख पे पिछले साल में टैक्स बनता 92,500। बट आपने दिया कितना, पिछले साल आपने एक्सक्लूड करके पे किया होगा 7 लाख पे, आपने दिया कितना, मैंने कहा सर मैंने पे किया 52,500। तो अगर ये पिछले साल में टैक्स लगाते तो इसके ऊपर टैक्स बनता 40,000 और इन दैट केस हम आपको 40,000 तो हमारा बनता ही है। ठीक है, चाहे पिछले साल में टैक्स लगाते तब भी 40,000 तो आपसे लेना ही था। सो इन दैट केस हम आपसे अब 60,000 मांग रहे हैं, पिछले साल में 40,000 बनता था, 20,000 का फर्क है, 20,000 हम आपको रिलीफ दे देते हैं। वो 20,000 का रिलीफ कहां से माइनस होगा, पॉइंट नंबर 1 से, करंट ईयर इंक्लूडिंग 2 लाख। ठीक है, दैट इज 172,500, उसमें से 20,000 माइनस करके आप 4% सेस जोड़ते हैं। इधर वे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे मर्जी कर लीजिए कैलकुलेशन आप, मतलब 20,000 प्लस सेस दोनों माफ हो गए जी। फाइन, नहीं, मोरलेस दे आर द सेम, एक ही स्टेप पे दोनों माइनस होते हैं। ठीक है, बस कॉज अलग अलग है, रीजंस अलग अलग है। आर वी गुड? एक और बात बताना चाहता हूं जी, अगर पिछले साल लेट से करंट ईयर आपने जोड़ा 15 + 2 लाख, मैं ये एग्जांपल थोड़ी मॉडिफाई करना चाहता हूं, जहां पे मैं 10 + 2 कर रहा था, करंट ईयर में लेट से इट वाज 15 + 2। ठीक है, और प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो है 11 + 2, तो इसमें कोई रिलीफ नहीं आएगा क्योंकि पिछले साल भी टैक्स 30% में आना था, करंट ईयर में भी टैक्स 30% में आता। वो रिलीफ कब आया, जब करंट ईयर में मैं टैक्स लगा रहा था 30% के हिसाब से और प्रीवियस ईयर में वो लगना था अगर 20% के स्लैब में। बट अगर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों में एक्सक्लूडिंग दिस इनकम 10 लाख पहले ही भर गया, फिर तो कोई फर्क आना ही नहीं जी, फिर रिलीफ मिलना ही नहीं। ठीक है, फिर आप ये शोर मत मचाओ कि सर क्योंकि आपने पिछले साल टैक्स नहीं लगाया इस साल मेरा टैक्स बढ़ गया, पिछले साल भी 30% ही था और इस साल भी हम आपसे 30% ही मांग रहे हैं, कुछ नहीं बढ़ा। और ये बात दोबारा से बोल रहे हैं 1010C वाली, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो कहता है कि जी रिलीफ नहीं मिलेगा अगर आप 1010C क्लेम कर लेंगे, दोनों में से कोई एक ही क्लेम करना। ठीक है, तो लड़ाई दो तरफा है जी, 1010C को 89 से प्रॉब्लम है, 89 कहता है मेरे को भी 1010C से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोनों तरफ से ही सेम बातें चल रही है। ठीक है, ये मैं स्किप कर रहा हूँ जी, वो सेम बात सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। एक एग्जाम्पल इसकी कर लेते हैं।
इंक्लूडिंग नहीं 19-20 19-20 का ही, एक में इंक्लूडिंग एक में एक्सक्लूडिंग है, दोनों ही 19-20 की इनकम है। तो दोनों के डिफरेंस से पता लगता है कि पिछले साल अगर इस पे टैक्स लगता तो इस 2 लाख पे पिछले साल कितना टैक्स लगता। चलिए जी आगे इलस्ट्रेशन 28 करते हैं, जिससे ये सेम क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिस्टर अशोक कुमार एक एम्प्लॉय है जी PSU और फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 31/3/2021। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर एंडिंग अपॉन मतलब 20-21 का है, सीधी सी बात समझ में आता है आपको, थोड़ा घुमा फिरा के लिख रहे हैं। आइए जी पॉइंट नंबर 1 कहता है सैलरी इनकम कंप्यूटेड मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस हो चुकी है, सेक्शन 16 की सारी डिडक्शन माइनस हो चुकी है, दोबारा से माइनस मत कर देना। 8,25,000 रुपए तो आपने इस साल कमाए हैं, ठीक है, और इसमें जो जो डिडक्शंस मिलनी थी वो सारी हम माइनस कर चुके हैं। आर वी गुड? पॉइंट नंबर 2 कहता है एक सैलरी इसकी अटकी हुई थी 2008-9 की, 8-9 की 12 साल पुरानी, कहता है वो इस साल मिल गई इसको 40,000 रुपए की, ठीक है, और उस साल आपकी रिटर्न पता है कितने की थी? 1,40,000 की। अब मैंने कहा सर 8-9 के स्लैब रेट्स मेरे को पता नहीं है, ठीक है, सो इन दैट केस वो कहता है कि जी कोई बात नहीं हम आपको बताएंगे, आप 89 का इसका रिलीफ कंप्यूट कर दो और बता दो कि इसको कितना टैक्स पे करना है रिलीफ के बाद। और वो कहता है कि 8-9 मतलब असेसमेंट ईयर 9-10 के स्लैब रेट्स, पहले 1 लाख पे तब कोई टैक्स नहीं था, 1 से 1.5 लाख पे 10%, 1.5 से 2.5 लाख पे 20% और 2.5 लाख के बाद 30%। एजुकेशन सेस तब 2% था। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है करंट ईयर में, लेकिन तब वो कहता है कि जी सिर्फ एजुकेशन सेस था 2%। आर वी गुड? आइए जी स्टेप नंबर 1 हमने कहा पहले करंट ईयर में ये 40,000 जोड़ के, स्टेप नंबर 1 क्या था? करंट ईयर की इनकम कितनी है? 8,25, उसमें ये 40,000 जोड़ के टैक्स निकालो। तो ये देखिए जी स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया? 865,000 के ऊपर टैक्स निकाला। 865,000 पे 12,500 प्लस 365,000 का 20% प्लस 12,500, सो इट इज कमिंग 85,500, ठीक है, और उसने सेस भी जोड़ दिया। आप जोड़ लीजिए या नहीं जोड़े एक ही बात है जी, इधर वे आपका आंसर मैच टैली करेगा ही करेगा। सो सेस जोड़ लिया तो करंट ईयर में मेरा टैक्स कितना बन गया? 88,920। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? फिर मैंने कहा सर करंट ईयर में ये 40,000 की इनकम ना होती तो कितना टैक्स बनता? तो 825 पे हमने टैक्स निकाल दिया जी, जिसके लिए 3,25,000 इंटू 20% प्लस 12,500, इट इज कमिंग 77,500। आर वी गुड? 77,500 प्लस उस पर 4% का सेस जोड़ लिया, तो अगर ये इनकम ना होती तो हमारा टैक्स बनता 80,600। तो इस इनकम, ये 40,000 की इनकम की वजह से मेरा टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है? 8,320। बट अगर ये उसी साल मिल जाती जिस साल को ये बिलोंग करती है तो पहले उसको इंक्लूड करके टैक्स निकाल देते हैं। उस साल मेरी रिटर्न कितने की थी? 1,40 की। 1,40 में ये 40 भी जोड़ लो तो कितना बना? 1,80। उस साल के हिसाब से अब टैक्स निकालने पड़ेंगे, प्लीज बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। सो 1,80 पे टैक्स निकालना है। पहले 1 लाख को तो माइनस कर दूं, बचा 80,000। 80,000 में पहले 50,000 पे 10% 5,000 और 30,000 पे 20% 6,000। 30,000 पे 20% 6,000, ठीक है। 5,000 प्लस 6,000 11,000 और उसमें सेस कितना है जी? 2%। 11,000 का 2% ऐड कर दीजिए। फाइन, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। सेस पहले जोड़ना पड़ेगा जी, क्योंकि सेस चेंज हो गई। अगर तो सेस पहले भी 4 और अभी भी 4 था फिर तो फर्क नहीं आता, लेकिन इसमें 4 और 2% है या 4 या 3% है, फिर आपको सेस जोड़ना पड़ेगा जी, फिर फर्क आ जाएगा, ठीक है। सो आप सेस जोड़ने वाली प्रैक्टिस को ही फॉलो करें, ठीक है, मेरी वाली प्रैक्टिस को रहने दीजिए। एक ही चीज रखते हैं ना, वही कीप इट सिंपल, आपने हमेशा सेस जोड़ लेना है। सो 11,220, लेकिन अगर ये इनकम को एक्सक्लूड करके टैक्स निकाल लेते हैं तो 1,40 पे कितना टैक्स बना? 4,000 रुपए का, क्योंकि 1 लाख पे टैक्स है नहीं, 40,000 पे 10% के हिसाब से 4,000 का।
और उस पर सेस 2% 4080 रुपए। तो अगर ये उसी साल टैक्स लग जाता तो कितना टैक्स बनता है 7140, लेकिन इस साल कितना देना पड़ रहा है 8320, उसमें से 1180 माइनस हो जाएगा। 1180 किस में से माइनस होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं जी, स्टेप नंबर 1 में से। स्टेप नंबर 1 में से दैट इज 88,920 माइनस 1180। इस साल आप 89 का रिलीफ लेकर कितना टैक्स जमा करवाएंगे 87,740। आर वी गुड? स्टेप्स अच्छे से कंप्लीट करने पड़ेंगे जी, ठीक है। और पहले 3 स्टेप और अगले 3 स्टेप मोरलेस सेम ही थे, ठीक है। पहले इंक्लूड करके टैक्स निकाल लो करंट ईयर में, और फिर एक्सक्लूड करके निकाल लो दोनों का डिफरेंस, फिर इंक्लूड करके टैक्स निकाल लो उस साल का जिस साल को वो इनकम बिलोंग करती है, फिर एक्सक्लूड करके निकाल लो और उनका डिफरेंस। और 3 - 6 में अगर पॉजिटिव है तो वो रिलीफ है, अगर वो 0 या नेगेटिव है फिर, ठीक है। 0 या नेगेटिव है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। शायद करंट ईयर में आपको हम टैक्स कम लगा रहे हैं स्लैब रेट्स बढ़ने की वजह से, और उस साल में आपको ज्यादा टैक्स लगना था, तो फिर कोई रिलीफ नहीं है, आप अभी टैक्स दो और बात खत्म कर। आर वी गुड?